हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसमें हम हमारी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। देखिए, ये 7 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारे स्क्रीन पर दी हुई हैं। फर्स्ट है आपकी मूवमेंट, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं करती है। सेकंड लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेंसिटिविटी, फोर्थ न्यूट्रिशन, फिफ्थ एक्सक्रीशन, सिक्स्थ रेस्पायरेशन एंड सेवन्थ ग्रोथ। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको लिविंग थिंग्स कहा जाता है, किनको नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। देखिए, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, यानी अगर कोई लिविंग कोई ऑब्जेक्ट है वो खुद से मूवमेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो लिविंग थिंग है। एंड देयर इज़ नो मूवमेंट इन नॉन लिविंग थिंग। मतलब नॉन लिविंग थिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक बुक है, तो अगर आप उसको टेबल पर रख देते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो अपने आप से मूव नहीं करेगी। सेकंड जो डिफरेंस है वो है न्यूट्रिशन का। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं करते। थर्ड डिफरेंस है एक्सक्रीशन का, जिसमें नॉन लिविंग थिंग एक्सक्रीट करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। फोर्थ डिफरेंस है ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की कोई ग्रोथ नहीं होती है। फिफ्थ जो डिफरेंस है रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग। तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पायर। रिप्रोडक्शन जो कि सिक्स डिफरेंस है, इसमें भी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, बट क्या ऐसा नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है? नहीं होता है। सेंसिटिविटी, हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव है या हम किसी चीज़ को फील करते हैं, तो वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देर इज़ नो सेंसरी ऑर्गन्स इन नॉन लिविंग थिंग्स। पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ लिविंग थिंग। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है, इमेजिन दैट यू आर अ स्पेस ट्रैवलर हु लैंड्स ऑन unknown planet. How could you determine if you are looking as it alive, a rock and a blade of grass? तो अगर यहाँ पर कोई आप एक इमेजिन कर रहे हैं कि आप एक स्पेस ट्रैवलर हैं, जो कि आप एक अननोन प्लेनेट पर पहुँचे, तो आप कैसे पता करेंगे कि व्हाट यू आर लुकिंग एट इज, मतलब जो भी आप देख रहे हैं वो लाइव है, मतलब वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि एक रॉक है या कोई ग्रास है, तो सिंपल सी बात है, कई सारे मूवमेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, जब हम लास्ट पढ़े हैं। जैसे कि अगर हम रॉक की बात करें तो रॉक खुद से मूव नहीं करती है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो रॉक एक नॉन लिविंग थिंग में आता है। ओके, व्हाट आर दी लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारी हमने अभी रीजंस पढ़े, ये सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, ये कौन कौन से, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको ब्रीफली हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। It includes the activity involved in ingestion, obtain food from the environment, and digestion, processing food for use by the organism. It also includes ingestion, removal of waste, solid waste. अब देखिए, न्यूट्रिशन में आप कई सारी प्रोसेस देखने को मिलेंगे आपको, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या होता है? वैन यू टेक फूड इन टू योर माउथ, यानी अब जब आप फूड अपने मुंह में ले रहे हो, उसको चबा रहे हो, ठीक है, तो वो इंजेशन प्रोसेस हो जाती है। फिर वो जो फूड है वो आपके फूड पाइप यानी ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जा रहा है, फिर फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेशन प्रोसेस हो गई। अब कुछ वेस्ट मटेरियल भी आपका बॉडी में रिमेन होता है, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हो अर्ली मॉर्निंग, तो उसको इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। अब ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ग्रो, दे नीड एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोथ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें ग्रोथ कैसे होगी हमारी, मतलब लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि जो भी आप सॉलिड फूड, जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, वो फूड कहीं ना कहीं सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। ठीक है, अब आप उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हो, जैसे कि आप उसको च्यू कर रहे हो, तो फाइनली वो थोड़ा सा
हम बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर वो फाइनली आप स्वेलो करोगे उसको तो आपके ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, तो धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होगा। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कार्बन बेस्ड कंपाउंड। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस टाइप का कंपाउंड कंज्यूम करते हैं, या हम बोले किस टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन बेस्ड कंपाउंड में, जिसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। बेसिकली हमारी जो डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये होता ही है, ठीक है, क्योंकि हमें इनसे एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं, ग्रो करते हैं। ये देखिए, तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्रिएट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूड कंज्यूम कर लेने से ही आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, यानी आपको ऑक्सीजन की भी नीड है ना, तो उसके भी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर अब कई सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे आपको एनर्जी मिलती है। देखिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड सेल्स, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के लिए। मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी, टू रन सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल्स। हमारे सेल्स के अंदर कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ भी रिलेट करती है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं एनर्जी के लिए। केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल्स, सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं वो देखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन इनसाइड सेल्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और फैटी एसिड और अमीनो एसिड मॉलिक्यूल यूज्ड बाय सेल। सबसे पहले तो ये समझिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हाइड्रोजन का लेवल कम होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन हमारे सेल्स के अंदर होती है, जो कि हमारे फूड को एक ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही ग्लूकोज आगे चल के फैटी एसिड और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हमारे सेल यूज़ करते हैं। दीज रिएक्शन यूज ऑक्सीजन, लिखा भी हुआ है कि हमारे ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एज दे आर सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसके लिखा भी हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, कौन से रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसी वजह से इसी रिएक्शन यानी इसी रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। तो हम देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन विद वन सेल। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होता है। दे कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विद इट सिंगल सेल, इनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक ही सेल करता है। मतलब हमारे बॉडी में तो मल्टीपल सेल्स हैं, मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हैं, और कई सारे सेल्स का अलग अलग काम है, हर एक का अपना अपना जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है, ब्रेन सेल्स या फिर मसल सेल्स, हाँ, नर्व सेल्स, तो कई सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी पर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, वही सारी लाइफ प्रोसेसेस करता है। दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जो कि फूड को इनटेक करे या फिर गैसेस का एक्सचेंज करे या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करे। जैसे कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए किडनी या लंग्स ये काम करते हैं, डाइजेशन के लिए हमारा लीवर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये काम करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ हमारी बॉडी में, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है। द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो इंटायर सरफेस होता है वो इनके एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहता है। जैसे अमीबा की बात कर लेते हैं तो अमीबा अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस टू मीट सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस। अब इनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो भी ये इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ये इनहेल कर रहे हैं इनकी बॉडी में वो डिफ्यूजन हो गया। तो इनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे देखिए अमीबा का दिया हुआ है, अमीबा ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं
इनको स्यूडोफोडिया बोलते हैं, इसको स्यूडोफोडिया बोलते हैं। ये अपने फूड वैक्यूल को चारों तरफ से कवर करते हैं और फाइनली ये जो फूड वैक्यूल होता है ये अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ये देखिए ये फूड वैक्यूल है, ये अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। ये देखिए ये प्रोसेस दिया हुआ है फूड वैक्यूल की, देखिए कैसे अमीबा इसको कवर कर रहा है। फाइनली ये फूड वैक्यूल जो है वो अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। ये एक और पिक्चर है अमीबा का न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं अमीबा के। अमीबा के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल in contrast to single cell. To form a multicellular organism, these cells need to identify and attach to other cells. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले ज़्यादा लाइफ प्रोसेस कवर करते हैं। ओके, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सारे काम सिंगल सेल करता है, बट मल्टी सेलुलर में सारे काम अलग अलग टाइप के सेल्स करते हैं। एंड टू फॉर्म अ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म देयर सेल्स नीड टू आइडेंटिफाई एंड अटैच टू द अदर सेल। सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के संग अटैच होते हैं और एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिज्म का जो स्टेज है वो कैसा है। सबसे पहले आता है आपका एटम, एटम मिलकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, फिर ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनील, ऑर्गेनील बना मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनकर मिलाकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग कहलाया जाता है। जैसे कि ह्यूमंस है, अब जो ह्यूमंस है वो पहले एटम से बने, एटम के फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड आया, फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से ऑर्गेनील बना, ऑर्गेनील से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए ये फाइनली इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते। सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट एंड विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग। जैसे कि अमीबा जो है वो सिंपल डिफ्यूजन करता है, जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखा अभी, वैसा काम हमारी बॉडी नहीं करती है, वैसा डिफ्यूजन हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे हमें जो फूड है वो उसकी नीड पूरी होती है। जैसे कि देखें फूड के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड एंड एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देन ट्रांसपोर्ट टू सेल। जैसे कि मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, जो हमारा सॉलिड फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फाइनली उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। वो न्यूट्रिशन किसके पास पहुँचता है, सेल के पास। फिर ऑक्सीजन, respiratory system is responsible for inhaling O2 and O2 is transported to all cells, then transport system। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो सिर्फ फूड कंज्यूम कर लेने से नहीं होता है, उसके लिए हमें रिस्पायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी सेल्स नीड बोथ टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको दोनों केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। बायोकेमिकल यानी उसमें फूड की भी रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन, इट इज़ द साइंस दैट स्टडी हाउ बॉडी मेक यूज़ ऑफ फूड। इससे हमें ये पता चलेगा हमारी बॉडी जो है वो फूड का यूज़ कैसे करती है। डाइट तो जो आप खाते हो पीते हो वही डाइट है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस आपके फूड में अवेलेबल होते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे मिलता है हमको फूड। जैसे कि बात करें ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे यूज़ रॉ मटेरियल, जैसे कि प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो प्लांट्स के लिए प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हमको पता है। तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, और यही कैटेगरी होती है ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स टू मेक फूड, ऑटोट्रॉफ दिया हुआ। एन ऑर्गेनिज्म
capable of making its own food from inorganic substance using light और chemical energy. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करने में फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसका यूज़ करते हैं वो, लाइट और केमिकल एनर्जी, जैसे कि प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उस फूड को वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं यहाँ पर, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स जो कि डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर फॉर देयर फूड। Organisms must have ingest complex organic substance in order to create energy. These organisms use biocatalysts called enzymes. Example of heterotrophs are humans. तो हमारी बॉडी में जो फूड हम डाइजेस्ट कर रहे हैं वो एंजाइम्स की वजह से, जैसे जैसे आपका फूड आपके ईसोफेगस से स्टमक, फिर लीवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, वैसे वैसे एंजाइम्स भी ऐड होते जाते हैं। और सिंपल जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ह्यूमंस है, एनिमल्स है। ह्यूमन मस्ट इंजेस्ट फूड टू क्रिएट एनर्जी एंड दे डू दिस थ्रू डाइजेशन लाइक अदर एग्जाम्पल ऑल्सो एनिमल्स। अब यहाँ पर इनके डिफ्रेंशिएट दिए हुए हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ फिक्स देयर ओन एनर्जी फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सोर्सेस। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, सही बात है। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड अपॉन एनर्जी एंड कार्बन फिक्स बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो एनर्जी पर डिपेंड, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड की नीड को पूरा करने के लिए, जैसे कि कंज्यूमर्स, डिट्रीटोवर्स एंड डिकम्पोजर्स, या डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। मिक्सोट्रॉफ्स इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज बट रिलीव ऑफ ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। मिक्सोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो कि कंज्यूमर्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, उनको मिक्सोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये रहा हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का चार्ट। जैसे कि देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वो प्लांट की लीव्स में होती है, ठीक है। तो कैसे कैसे प्लांट कवर करता है, वाटर प्लांट्स की रूट से जाता है, ठीक है। लाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जाता है, ठीक है। फाइनली जो फूड बन जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में, ठीक है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको गिवन दी है यहाँ पर, ओके। सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स लाइट एनर्जी अपॉन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और वो काम वो बाकायदा करता भी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में थ्रू क्लोरोफिल, ओके। सो ये देखेंगे हम यहाँ पर ये कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वाटर बीइंग स्प्रेड इनटू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की नीड को कन्वर्ट करते हैं, यानी अपनी पूरी करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर स्टार्च एट नाइट। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो उनकी प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्टार्च प्रिपरेशन है होती है वो नाइट में कंप्लीट करते हैं। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम। और जो उनकी लाइट एनर्जी, यानी जो क्लोरोफिल के थ्रू जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो डे टाइम पर कंप्लीट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे टाइम एक ही टाइम पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कवर कर लेते हैं, इसमें उनको टाइम लगता है। Nutrition in green plants. Green plants are also called autotrophic organism as they can produce their own food. तो सिंपल सी बात है कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मीन्स मेकिंग फूड बाय सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे काम करता है। तो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर इन द एनवायरनमेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि किसी प्लांट की लीफ में स्टार्च है कि नहीं, टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च, मतलब प्लांट्स के अंदर स्टार्च है कि नहीं। तो सिंपल सा है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप जो लीफ है उसको वाटर में बॉईल करिए, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल। लीफ को फिर आप उसको अल्कोहल में
डालिए और उसी टेस्ट ट्यूब को वापस से वाटर में बॉईल करिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, लीफ का जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो जाता है, इसके अंदर से क्लोरोफिल निकल जाता है, ठीक है। तो लीफ कैसी हो जाएगी, पेल, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, लीफ हीटेड इन वाटर टू सॉफ्टन इट, मतलब वापस से आप लीफ को फिर से गर्म करिए, इससे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो प्रेजेंस है, फिर आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आने लगेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो इसका मतलब उस लीफ में स्टार्च है। ये देखिए स्टार्च टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल के थ्रू इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीन पैच क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो जो आपको ग्रीन पैचेस दिखते हैं लीव्स के, उन्हीं में क्लोरोफिल होता है, पेल पैचेस में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अब नॉन क्लोरोफिलस पैचेस रिमेन ब्राउन विद आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब अगर आप देखेंगे कि जो जिसमें क्लोरोफिल कंटेन है, यानी जिस लीफ के जिस पार्ट में क्लोरोफिल है, वो तो आप देखोगे कि ब्लू ब्लैक में दिखता है, ठीक है। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। तो आप देख रहे होगे इसमें लीव टेस्टेड फॉर स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ये तो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उससे पता चल जाता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होते हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पर होते हैं। Stomata, they are tiny opening or pores found mostly on the underside of a plant leaf and are used for gas exchange, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है प्लांट की लीव्स में। द पोर इज फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज गार्ड सेल, ठीक है। इन्हीं पोर्स की वजह से, जो कि गार्ड सेल्स की वजह से ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। अगर गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स अगर ब्रॉड हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग का सीन है। ये देखिए एक आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे ये गार्ड सेल्स जो है वो ओपन क्लोज होते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये अब इनर स्ट्रक्चर है लीफ का, लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर ईयर स्पैक्स, गार्ड सेल्स, ये सारे स्ट्रक्चर। ये लीफ का सरफेस है, ऊपर का जो लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है। फिर आप अपर एपिडर्मिस, फिर आप देखोगे तो आपको मीजोफाइल सेल्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो कॉटन वूल सोक्ड इन लाइम वाटर टू एब्जॉर्ब एनी carbon dioxide diffusing from atmosphere, use split cork smeared with Vaseline to exclude air, control leaf। मतलब ये तो एक उन्होंने टेस्ट किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सॉरी लीव्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता है, कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है कि होती है, क्योंकि अगर आप लीफ के एक पार्ट को बाहर रखेंगे, दूसरे पार्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे, और आप देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो आप वापस से वो सेम प्रोसेस करेंगे, लीफ को प्लग करने के बाद आप उसको पहले हीट करेंगे, फिर अल्कोहल में हीट करेंगे, फाइनली जब वो पेल हो जाएगी तो उसको आप आयोडीन सॉल्यूशन डालकर चेक करोगे, तो जो बाहर का पार्ट था जो कि टेस्ट ट्यूब में नहीं था वो आपका ब्लू ब्लैक कलर का रहेगा, बाकी जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लीफ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, ठीक है। ये रहा वाटर कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। तो आज हम यहीं तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। इसमें हम रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।